आइए समझते हैं यूपीएससी टॉपर्स अपने आंसर कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के अंदर यूपीएससी 2023 में रैंक 5th पर रहने वाली रोहिणी मैम की कॉपी को देखेंगे, जो कि इन्होंने विजन आईएएस की यहाँ पे लिखी थी। इस वीडियो के अंदर हम ढंग से समझेंगे यूपीएससी टॉपर अपने आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउट, अगर आपको इस पूरी कॉपी को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कॉपी डिस्कस करने वाला हूँ नहीं। देखिए, इस कॉपी को पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे आके, और एक एक आंसर को आप खुद अपने नज़रिए से देख सकते हैं। एक एक चीज़ को आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी टॉपर जब शुरुआती आंसर तो बेटर लिखते हैं, लास्ट तक जाते जाते 20वें क्वेश्चन तक जाते जाते कैसे आंसर की फ्रेमिंग हो जाती है, सब चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आना है, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कॉपी है ये इनके जीएस फर्स्ट की कॉपी है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का है। उदाहरणों के साथ में चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार प्रतिबिंबित होती हैं। विद एग्जाम्पल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन द रीजनल म्यूजिक। ये क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक वाले पार्ट से पूछा गया है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो आपको म्यूजिक का चैप्टर आपको अलग से पढ़ना होगा। हमने भी इस वीडियो से पहले रैंक फर्स्ट जो है आदित्य श्रीवास्तव, उनकी कॉपी को देखा था, और वहाँ पे हमने थिएटर के क्वेश्चंस को देखा था, वो भी जीएस फर्स्ट की एक कॉपी थी। ठीक है, तो हम इसके आंसर को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फ्रेमिंग को समझते हैं, आंसर को कैसे लिखा जाता है। यूपीएससी में किसी भी क्वेश्चंस की 3 फ्रेमिंग होती है। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है, उसके बाद में उसकी बॉडी पोर्शन होता है, और सबसे लास्ट में होगा उसका कंक्लूजन, या फिर लास्ट के इसके एंडिंग कैसे करते हैं। यूपीएससी के लिए एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जो इंट्रो होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। कारण ये कि आप इंट्रो में दिखा रहे हो कि आपको आंसर कितना समझ में आया, किस हिसाब से आप लिख रहे हो। बॉडी पोर्शन में आप ये बताओगे कि आपको आंसर कितना समझ में आया है, आपको क्वेश्चंस कितना समझ में आया, आप एग्जामिनर की बात को ढंग से समझे हैं या नहीं समझे, वो आपकी बॉडी पार्ट से आपको समझ में आता है। और कंक्लूजन, जो आपने सारी चीज़ें लिखी है उसको कंक्लूड करके आपको लिखना होता है। तो ये कंप्लीट फ्रेमिंग होती है। अब इश्यू क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है यूपीएससी में, उसमें सबसे मुश्किल होता है वो होता है इंट्रो। कारण ये रहता है कि इंट्रो की शुरुआत कैसे करें। आपको इस क्वेश्चन को अगर पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या समझ में आ रहा होगा, कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में समझ में आ रहा होगा, रीजन ऑफ इंडिया के बारे में समझ में आ रहा होगा, और रीजनल म्यूजिक के बारे में समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 वर्ड आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। अब आपको सोचना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो यूपीएससी के इंट्रो में होता क्या है कि आपको पहले से पैरामीटर पता होना चाहिए, जहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ये मैं पिछले 3 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी का इंट्रो लिखना चाहते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी इंट्रो की शुरुआत डाटा के साथ में कर सकते हैं, कि अगर आपको पता हो कि इंडिया के अंदर कितने रीजनल म्यूजिक हैं, कितने क्या है, तो आप डाटा के साथ में शुरू कर सकते हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन पे सेट होगा नहीं। ये मैंने आपको कल जब फर्स्ट रैंक की कॉपी को भी दिखाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कभी कोई भी आंसर लिखेंगे आर्ट एंड कल्चर का, या फिर आप सोसाइटी का जब भी आंसर लिखेंगे, या फिर जब आप हिस्ट्री का कोई भी आंसर लिखेंगे, इन सब जगह पे यूजुअली इंट्रो की शुरुआत हिस्टोरिकल डाटा के साथ में की जाती है। हम बात कर रहे थे कि इंट्रो की शुरुआत किन किन से हो सकती है। सबसे पहला माध्यम होता है कि आप किसी भी चीज़ की फैक्ट के साथ में शुरू कर सकते हैं। सेकंड हो सकता है उसके आप हिस्टोरिकल डाटा के साथ में शुरू कर सकते हैं। थर्ड तरीका हो सकता है कि आप उसकी डेफिनेशन के साथ में शुरू करें। डेफिनेशन वाला तरीका काम करता है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, या फिर आप पॉलिटी में भी कई बार डेफिनेशन से कुछ एक चीज़ों को आप समझा सकते हैं। और फोर्थ तरीका हो सकता है वो हो सकता है करंट के इश्यू के साथ में। तो करंट का कोई भी इश्यू आपको अगर लग रहा है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि करंटली कोई रीजनल म्यूजिक के अंदर कुछ अपडेट आई है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। करंट वाला यूजली सबसे अच्छा फंडा माना जाता है, खासकर पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट करंट के अकॉर्डिंग, डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो करंट की चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक जानकारी बताई है। अब हम समझते हैं मैम ने इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने रीजनल म्यूजिक को समझाया कि रीजनल म्यूजिक इंक्रीजिंगली बीइंग अफेक्टेड बाय द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। कि जो रीजनल म्यूजिक है वो इंडिया के ट्रेडिशन के साथ, जो इंडिया के लोकल ट्रेडिशन है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और उनको उन्होंने किस हिसाब से समझाया। सबसे पहले इस बात को उन्होंने मैप के माध्यम से समझाया कि जैसे जैसा रीजन बदलेगा वैसे वैसा रीजनल म्यूजिक बदलेगा। इसको आप भी समझते हैं कि जैसे आप राजस्थान में आएंगे तो आपको यहाँ पे राजस्थानी और मारवाड़ी म्यूजिक देखने को मिलता है, और अगर आप वही साउथ में जाते हैं तो इसको आप गुजराती म्यूजिक के साथ में कनेक्ट करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन रीजनल म्यूजिक के रिगार्डिंग है, यहाँ पर अगर रीजनल डांस भी होता ना तो भी लगभग इस आंसर के थीम ऑलमोस्ट सेम होती, क्योंकि रीजनल डांस भी ट्रेडिशन और रीजनल कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप
लद्दाख के साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पर्शियन म्यूजिक ज़्यादा देखने को मिलता है। पंजाब में आपको पंजाबी, हरियाणा में आपको हरियाणवी, नॉर्थ ईस्ट में आपको म्यूजिक देखने को मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट का, ओडिशा में ओडिया म्यूजिक देखने को मिल जाएगा, और साउथ इंडिया में आपको कर्नाटक म्यूजिक देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से इन्होंने समझाया। एक बात आप समझो, मैम की मैपिंग की स्किल कितनी सही है। आपको मैपिंग की स्किल टाइम टू टाइम डेवलप करनी होगी, जिस हिसाब से आप इंडिया के मैप को बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप ढंग से आंसर की फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैम ने क्या बताया कि एक नॉर्मल इंट्रो इन्होंने लिखा कि प्रभावित होता है, तो इनकी सीधी सी बात है कि इसके पास में कोई स्पेशल डाटा था नहीं, ना कोई फैक्ट था, तो इन्होंने एक नॉर्मल लाइन के साथ में शुरू किया। ये का कोई अलग क्वेश्चन होता तो वहाँ पे इंट्रो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। इसके बाद में इन्होंने नॉर्थ इंडिया के सारे म्यूजिक को इन्होंने समझाया, लाइक जम्मू एंड कश्मीर का जो भी म्यूजिक होगा उसमें उर्दू, पर्शियन म्यूजिक, इन दोनों की बहुत ज़्यादा भूमिका होगी। और ये आपको पता भी होगा, अगर JNK में जाते तो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो जम्मू कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि उर्दू का एक ट्रेडिशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम हरियाणा में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको स्वांग कला देखने को मिलती है। अगर हम वही नीचे आते हैं पंजाब के अंदर आते हैं तो फनपुल आपको म्यूजिक देखने को मिलता है। इसके साथ में पंजाबी म्यूजिक, भोजपुरी में आएंगे तो आपको यूपी की साइड में आपको भोजपुरी म्यूजिक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने हरियाणा साइड कैसे मेंशन किया। इसके साथ में आपको हिंदुस्तानी कथक म्यूजिक देखने को मिल जाएगा यूपी के अंदर। वेस्ट इंडिया में आते हैं तो आपको गुजरात के अंदर गरबा म्यूजिक देखने को मिल जाता है, गरबा कल्चर देखने को मिल जाता है। मारवाड़ी म्यूजिक राजस्थान में देखने को, मराठी म्यूजिक आपको महाराष्ट्र में देखने को। ईस्ट इंडिया को इन्होंने फिर अलग से मेंशन किया बंगाली और ओडिया म्यूजिक के साथ में, और साउथ इंडिया को इन्होंने कर्नाटक म्यूजिक के साथ में पेश किया। और फिर इन्होंने लास्ट में एक नॉर्मल इंट्रो के साथ में 10 इसी प्रकार से कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द डिफरेंट रीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन द रीजनल म्यूजिक, इस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया। देखिए एक बात आप समझिए, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूपीएससी के बारे में नहीं पढ़ा वो भी नहीं लिख सके। कोई भी व्यक्ति इसका आंसर लिख सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है एक बेसिक आंसर है। आप फ्रेमिंग देखिए उन्होंने कैसे लिखा है। चाहते तो उनको डायरेक्ट लाइनों में बना के लिख सकते थे, बट उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने क्या किया, एक एक चीज़ को उन्होंने ढंग से डिटेल में समझाने के लिए टॉपिक वाइज डिवाइड किया। लाइक वेस्ट इंडिया को अलग से लिखा, ईस्ट इंडिया को अलग से किया, और इस हिसाब से करके उन्होंने लास्ट में साउथ इंडिया को अलग से किया, और फिर उन्होंने लास्ट में आंसर को कंक्लूड किया। ये है फ्रेमिंग। ये आपको सीखनी है, किस जगह को कैसे हाईलाइट करना है, ये करना है। अगर इस आंसर में सबसे मेन भूमिका देखी जाएगी तो इस मैपिंग की देखी जाएगी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपको मॉडर्न इंडिया से देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, हाईलाइटिंग द इमर्जेंस ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो हिंदी में पढ़े तो श्रमिक वर्ग के आंदोलन के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए सब देखने को मिल रहा होगा, विवेचना कीजिए या फिर हाईलाइटिंग कीजिए। इन चीज़ों को मैं समझाते हुए आ रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ढंग से इन चीज़ों को समझाया था, तो एक बार आप लास्ट वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको ये जो मेन वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है उसको समझाया था। तो ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, तो इसको आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग क्लास मूवमेंट से शुरू कर सकते हैं कि श्रमिक मूवमेंट कौन कौन से हुए थे। कोई अगर स्पेशल मूवमेंट याद है जहाँ से शुरुआत हुई है तो वहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डेफिनेशन के साथ में शुरू कर सकते हैं। तो मैम ने इस आंसर की शुरुआत कहाँ से की है, द वर्किंग क्लास मूवमेंट इमर्ज व्हेन द कांग्रेस डिसाइडेड टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ द लेबर। जो कांग्रेस ने जब श्रमिकों के बारे में सोचना शुरू किया तो वहीं से वर्किंग क्लास मूवमेंट की शुरुआत हुई है। ये इंट्रो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़े बहुत डाटा को अगर पेश किया जाता है लेबर मूवमेंट के रिगार्डिंग तो शायद पता चल भी जाता है कि एक थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको इंट्रो लिखना नहीं आ रहा है या फिर मुझे इनसे बेटर इंट्रो लिखना आ रहा है। मैं बस इतना सा कर रहा हूँ कि कहीं बार जब प्रॉपर एक कॉपियाँ लिखते हैं, जैसे कि इस कॉपी के बारे में आपको बताऊँ तो कब लिखा गया था, हो सकता है कि इनके शुरुआती दिनों की कॉपी हो, ये जस्ट प्री के आसपास के टाइम की कॉपी है, प्री होने के टाइम की, मई की अगस्त की कॉपी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिए कि इंट्रो देखिए जब भी आप टॉपर की कॉपी पढ़ते हैं ना तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये दी बेस्ट कॉपी नहीं है। इस कॉपी को हमें बस सीखना है कैसे इंट्रो की फ्रेमिंग करनी है, क्या करना है, बस हमें ये सीखना है। इसके बाद में इन्होंने एक नॉर्मल सी जो बॉडी लैंग्वेज को लिखने की शुरुआत की। इसके बाद में इन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में जिक्र किया, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के बारे में जिक्र किया, कब बना था उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया, लाइक 1924 को। इस बात को आप समझिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप सिर्फ और सिर्फ लोग बोलते हैं ना कि डेट क्या याद करनी होती है हिस्ट्री में, क्या डेट पूछी जाती है, डेट कहीं भी नहीं पूछी जाती यूपीएससी में। बट अगर आपको डेट याद है और आप इस हिसाब से यूपीएससी के आंसर में मेंशन करते हैं तो आपके आंसर को बाकियों से बेटर माना जाएगा। कारण यह है कि आपको डाटा याद है। जैसे कि 1924 बाकियों को शायद ही याद होगा जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि उसको और क्या लिखा हुआ, जिसको किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर को बेटर बताती हैं। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में
दिखाया। लाइक बाइकआउट मूवमेंट हुआ, उसके अंदर शामिल किया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, और सिविल डिसोबे मूवमेंट है, उसके बारे में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं वो। इसके बाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर की जो स्ट्राइक हुई थी उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया, जब प्लेग के कारण काफ़ी लोग, महात्मा गांधी ने भी इनका सहयोग किया था, लोग ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे यहाँ पे। और वेज हाइक के जो उन्होंने प्लेग के कारण वहाँ के जो भी मजदूर थे उन्होंने अपनी वेज हाइक की मांग की थी कि उनकी जो भी वेतन है उसको बढ़ाया जाए, और जो मिल ओनर थे वो मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी ने भी इनका सपोर्ट किया। तो लास्ट में एक कह सकते हैं कि समझौते के ऊपर बात डील हुई, और उनको एक लिमिटेड, एक जितना उन्होंने बोला था उतना ना कह के एक मध्यस्थता का मार्ग अपनाया गया, और एक बीच के माध्यम से सॉल्यूशन निकाला गया था। तो ये सब हुआ किसके कारण? एक ट्रेड यूनियन के कारण, एक ट्रेड यूनियन के कारण, और एक नॉर्मल आंदोलन के कारण जो कि श्रमिकों ने किया उसके कारण, और लास्ट में जाके इन्होंने कंक्लूजन के साथ में आंसर को खत्म किया। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना क्या है, आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है ये समझना है। हमें ये नहीं समझना है कि ये बेस्ट आंसर है या नहीं है, क्योंकि इससे भी बेस्ट आंसर लिखे जा सकते हैं, बट फ्रेमिंग सेम ही रहेगी। अगर हमने टॉपर से फ्रेमिंग सीख ली तो हम किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको शुरुआत वाले क्वेश्चन को क्या समझाया कि अगर आप इस क्वेश्चन को आप डांस के लिए लिखते तो भी आपके लिए सेम रहता, और म्यूजिक के लिए लिख रहे हैं तो भी आपको ये सेम रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जैसे इन्होंने श्रमिक वर्ग के आंदोलन को लिखा है, इसको अगर ट्राइबल मूवमेंट के साथ में भी शुरू करते तो कहीं ना कि थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहती। तो एक बहुत सारी चीज़ें होती है जो लगभग सेम रहती है, तो इसके कारण आपको इन कॉपियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे आइएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। इन सब के अलावा अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रस, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।